आईएसआई के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी। सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइड्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फिजा में ये फैसला जो है वो होगा। हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीकाकार है। ये इनकॉम्पिटेंट है, इसको इनकॉम्पिटेंसी में इसने पहले भी जब एक्सटेंशन दे दी थी तो 5 इसमें बनवाए थे ड्राफ्ट। अभी भी वही इशू है, बेसिकली इज इनकॉम्पिटेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पहले सोशल मीडिया, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और आज जो पार्लियामेंट के ऐवान हैं, हर जगह पर एक ही डिस्कशन, एक ही सवाल। वज़ीर आज़म ने एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया, अगरचे उसके अंदर महंगाई के हवाले से भी बात की, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात की, अपने अरकान को कहा कि वो हलकों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। लेकिन जो बुनियादी सवाल था जिसका सब सुनने के मुंतज़िर थे वो ये थे कि फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात। आज उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने वही बात दोहराई कि हमारे जो फ़ौज के साथ और बिलखुसूस जनरल कमर बाजवा के साथ बहुत मिसाली ताल्लुकात हैं। कुछ टेक्निकल इशूज़ थे जिसकी वजह से मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। बाद में फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की। उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये खबरें दी गई कि कोई इंटरव्यूज़ होंगे, जो मामूल की मुलाकातें हैं उनको इंटरव्यूज़ का रंग दे के ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। अब ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसमें ये चौथे DGISI होंगे। पहले जनरल नवीद मुख्तार साहब थे, फिर जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट आई फिर जनरल आसिम थे, फिर जनरल फैज़ आए और अब जनरल नदीम साहब का जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है। तो इतना शोर इस बार जो हुआ, अब उसको इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट कर लिया, ये चीज़ें हुई और कहा कि प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आखिर ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे क्या चीज़ें थी, क्यों ये मैस क्रिएट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, यही बात हम करते रहे हैं। आज भी इस पे गुफ्तगू करेंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा और आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। साथ साथ जो नैब ऑर्डिनेंस है उसकी, जैसे कि हमने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब के जो वकील हैं उन्होंने भी कोर्ट में ये कहा है कि ये जो अब केस है आसिफ जरदारी साहब पे, ये नैब ऑर्डिनेंस के बाद अब ये केस बनता नहीं है। ऐसे मुताद्दिद दरखास्तें हैं जो अदालतों में चली गई हैं जिसमें कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस से उनको फायदा होगा। अब ये 120 दिन बाद क्या होगा जब ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, और ये जो इस हवाले से एक मैस क्रिएट हुआ है इसका मुस्तकबिल क्या होगा। फिर साथ साथ जो सेशन है वो शुरू हुआ। इस सेशन के अंदर जो हुकूमत है वो क्या चाहती है, उसके अज़ाइम क्या हैं, और जो जॉइंट सेशन है उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, और अपोजिशन को इंगेज करने के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, वो भी आज पूछेंगे जो हुकूमती ज़ुमा हैं उनसे। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब फ़र्रुख हबीब साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। फ़र्रुख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो एक अनफॉर्चुनेट है कि ये इस तरीके से इन अपॉइंटमेंट्स की जो है वो डिस्कशन हो रही है मीडिया पे, और गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे ऐसे एंगल निकल रहे हैं जो शायद जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन ये जो मैस क्रिएट हुआ इसके पीछे आपको नज़र आता है क्या है कि जी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, टेक्निकल कमी थी, कोई चीज़ थी, तो ये अगर ना होता तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होता, और अब इसका स्टेटस क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दुनिया की बेहतरीन जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज में इनका शुमार होता है, और पाकिस्तान की दफा की जो है वो जमानत है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई है उसमें मैं समझता हूं कि बड़ा एक अहम किरदार, जो लीडिंग रोल था, वो हमारे अफवाज पाकिस्तान ने अदा किया। और इस सारे मरहले के अंदर जो अफगान अमल का मामला है, जो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज की इनखला के बाद का जो अमल है, उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा। जहाँ तक रह गई बात अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो अपॉइंटमेंट का जो अमल है वो अब तकमील के मराहिल में है, और मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा एक प्रोसेस है। उस ड्यू प्रोसेस के बाद जो है वो चीज़ें
मुकम्मल होती हैं और इसमें मुशावरत का सिलसिला जो है वो यकीनन शामिल होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से जो है वो डिसीजन करते हैं और अब मैं समझता हूं कि इसमें किसी किस्म की कोई ऐसा ना भाम मौजूद है, ना इस किस्म का कोई ऐसा अब कोई इख्तलाफ मौजूद है जिसके ऊपर आए रोज़ बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहुत सारी लबकुशाई की, इस इशू के ऊपर जो है वो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो गैर मुनासिब हैं और कभी ये कहना जी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। अब जब इस किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो ये रवायात का हिस्सा है, अमूमी रवायात हैं, उससे कबल आपकी जो है वो मुलाकात ज़रूर होती है और मैं समझता हूं कि अब वो मामला सारा अपने तकमील के अमल में है और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि जितनी हम मोहतात गुफ्तगू करें, जितना मोहतात एक रवैया इख्तियार करें, वो मैं समझता हूं कि हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान हैं, जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान से मुतल्लिका जो उनका काम है, उस हवाले से जो है वो बड़ी एक अहमियत की हामिल है। फारूक साहब, थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप रहनुमाई हमें फरमा दें कि अब वो जो आपने कहा कि तकमील के मरहले में है, तो ये मरहला कब तक मुकम्मल हो जाएगा? अगले 1-2 दिन में आप समझते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? जी मैं आपको बिल्कुल आपका जो आपने सवाल पूछा, मैंने आपको कहा ये किसी भी वक्त जो है अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी और इसका अमल मुकम्मल हो जाएगा। और ये वही अपॉइंटमेंट होगी जिसकी अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है, वही नाम होगा? क्योंकि मुख्तलिफ और नाम भी गर्दिश देखें उस पे देखें बहुत सारे लोग जो हैं ये सवाल जो है वो बारहा पूछते हैं, बारहा इसको दोहराते हैं। इस हवाले से हमारी पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो करना है, ये उनकी अथॉरिटी है, ये उनका प्रोग्रेटिव है। आइन और कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से अपना फैसला करेंगे और जो फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो एक और बात थी जो आज भी पार्लिमानी पार्टी में भी और कैबिनेट में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही कि जी वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से ये जो अपॉइंटमेंट है उसको 2 से 3 माह ताखीर का कर दिया जाए इस मामले को। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब कन्विंस हो गए हैं या उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैंने आपको कहा कि जब अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत में इस सारे मामले के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान जब मुकम्मल बातचीत हो चुकी है तो बाकी फिर तमाम चीज़ों की किसी किस्म की कोई जो है वो अहमियत नहीं रह जाती। ठीक। अब उसके ऊपर जो है वो हम बहुत सारी डिबेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे आप सवालात कर सकते हैं, मैं उसके जवाबात कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इसका जो ये जो मरहला है ये मुकम्मल होने जा रहा है और एक ऐसा तरीके से जो है वो अपने पाया तकमील पहुँच रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए काफ़ी होना चाहिए। चलें, रुबीना साहिबा, फारूक साहब से मैंने ज़रा तफसील से बात इस वजह से की ताकि क्लैरिटी आ जाए गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी हैं। कितनी मुतमईन हैं आप फारूक साहब के जो स्टेटमेंट है और जो चीज़ें हैं ये आपके लिए कन्विंसिंग है? देखिए, बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बातें की है मेरे भाई ने। काश के इन बातों पे अमल भी किया जाता। अब मुझे बताएं कि जो जिस किस्म के बयानात और जिस किस्म की क्यास आराइयाँ और जिस किस्म की कंफ्यूजन जो है इनके अपने वुज़रा ने, अपने लोगों ने फैलाई है, मेरे ख्याल में वो किसी और ने नहीं फैलाई। हर एक कहते हैं ना, जितने मुंह और उतनी बातें। हर कोई जो है वो अपना फर्ज समझता है कि चाहे उसको इन्फॉर्मेशन हो या ना हो। मैं गवर्नमेंट बेंचेस की बात कर रही हूँ, उसने तबसरा जरूर करना है, उसने अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन जरूर करनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह से जो मैस क्रिएट किया है और इसको नहीं क्रिएट करना चाहिए था। ये एक बड़ी जो है हमारे मुस्तनद इदारे हैं, बड़े हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं, उसको इस तरह से उनके ऊपर तबसरे करना और इस तरह से उनके बारे में बातें करना, तो ये तो खैर इनसे एक्सपेक्टेड था। आप देख लें कि किस मामले में इन्होंने ये मैस नहीं किया, चाहे कोई अपॉइंटमेंट हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई और चीज हो। तो जहां ये होते हैं, तो जैसे जरदारी साहब का क्लिप आपने दिखाया कि नालायकी जहां होगी, ना अहली जहां होगी, तो वो सब यही कुछ होगा जो आपके सामने है। इस वक्त देखिए मुल्क की जो सूरत हाल है, हर एक तबका फिक्र का जो लोग हैं वो रोड्स पे हैं। आपने कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को जो है ना उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस तरह की बेतहाशा मिसालें जो हैं वो आपके सामने हैं, जो दिखाती हैं कि जब नाअहल और नालायक लोग पावर में होते हैं तो वो किस किस्म की जो है सूरत हाल बनती है।
اور رہتی سہتی ابھی آپ نے ایک اشارتاً کہا کہ شاید کہہ رہے ہیں کہ جو 3 نام ہوں گے شاید انٹرویو کی طرف بات ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں طارق صاحب کہ انٹرویو کرے گا کون؟ مجھے اتنی ذہنی اذیت ہوئی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا ہے وزیر اعظم صاحب کا، جس میں وہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک خطاب کر رہے تھے، ایک پروگرام تھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عید میلاد النبی ہمارے سرور کائنات، ہماری ان پہ جان قربان ہے، کیونکہ میرا ایک تعلق ہے ایک مذہبی گھرانے سے، اور یہ 12 دن بڑے جو ہیں ہمارے گھرانے میں اس کو بڑے مقدس طریقے سے، بڑے عقیدت کے ساتھ ہم یہ 12 دن جو ہیں یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہمارے گھرانے میں یہ ہوتا ہے. جی تو میں نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے. اب وزیر اعظم صاحب یہ جن کو یہ نہ پتا ہو کہ عرس میں اور عید میلاد النبی میں بہت فرق ہے. کہاں آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی عید میلاد النبی پہ لوگ باوضو ہو کے عید میلاد النبی کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے اور بڑی عقیدت احترام سے وہ دن منایا جاتا ہے. آپ مجھے ایک انسیڈنٹ بتا دیں کہیں بھی عید میلاد النبی کا جس کے اندر لوگوں نے دھمال ڈالے ہوں یا جس کے اندر لوگوں نے چرس دیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب اس قسم کی گفتگو سرور کونین کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ کیا انٹرویو کریں گے؟ نہیں، آپ روبینہ صاحبہ آپ بات کو ڈسٹارٹ نہ کریں، یا آپ نے میں ڈسٹارٹ نہیں کر رہی حبیب صاحب، میں نے خود سنا ہے. سن تو لینا، پھر آپ سن تو لینا پلیز. آپ دیکھیں، جب ہم ان باتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، بہت ساری سیاسی باتیں ہیں، آپ ان کے اوپر ہمارے پہ تنقید کریں، موسٹ ویلکم. جو پرائم منسٹر صاحب بات یہ کر رہے تھے، میں تو یہی کہہ رہی ہوں نا وہ کہ اس وقت ہماری تعلیمات کے، سن تو لینا. آپ میری گزارش نہیں سن رہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دیتا ہوں، آپ دوبارہ اس کو سن لیجئے گا. پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے تعلیمات کے حوالے سے. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں وہ مشعل راہ ہیں، ان کی پوری سیرت النبی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر صاحب جب بات کر رہے تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم اولیاء کرام کے درباروں پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، یا ان کے سالانہ عرس کے اندر ہمارے لوگ شریک ہوتے ہیں عقیدت کے تحت، اس وقت ہم وہاں پر جا کر اپنی اپنی عقیدت کا اپنے اپنے انداز میں اظہار کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی اور ان کا انسانیت کے لیے کام کیا تھا. اس کی اصل روح اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنا ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور سن تو لینا. یہ کوئی ایسی میں نے وہ کلپ سنا ہوا ہے کی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں میں پوری سمجھتی ہوں ہو سکتا ہے پرائم منسٹر، وہ نبی سن تو لینا پلیز، سن لیں. پرائم منسٹر دیکھیں کلیریفائی کر لیتے ہیں نا، اس طرح اچھا نہیں ایگری لگتا. کرتی ہوں. دیکھیں اس طرح اچھا نہیں لگتا. دیکھو ایگری کرتی ہوں پرائم منسٹر صاحب نے ایسے الفاظ اتنے ہی محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی آپ سن تو لینا. لیکن چونکہ الفاظ کو چناؤ ان کو معلوم نہیں ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیا کیسے جاتا ہے. وہ نیت کا معاملہ نہیں، فاروق صاحب الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. مجھے ایک منٹ دیکھیں، سن لیں. انہوں نے جو بات وہاں پر کی، میں کلیریفائی آپ کو کیٹیگوریکلی کر دوں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے وہ دھمال، اور جو وہاں پر لوگ جا کر اگر کسی نشاور چیز کا استعمال کرتے ہیں، کسی درباروں پر جا کر یا عرس کے دوران، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نہیں کی. انہوں نے ایک آسپیکٹ کا حوالہ دیا کہ وہاں جا کر لوگ یہ عمل کرتے ہیں، لیکن ان کو شاید اس کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا. جو اولیاء اکرام کے درباروں پہ جب حاضری دینے جاتے ہیں، انہوں نے اولیاء اکرام کی بات کی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین کا جو شرع منایا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ نہ جوڑیں. میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ اس سے اگری نہیں کرتے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر تقریر لکھ کے لے جایا کریں بہتر نہیں ہوگا، بجائے اتنا کنفیوژن پھیلانے کے اور ہر بار. چلیں اب آپ یہ تو ہمیں نہ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا چلیں فاروق صاحب ایک ہم آگے چلتے ہیں، ایک کامنٹ آپ کر دیں کیونکہ پھر طارق فضل صاحب کی طرف جاؤ. تو روبینہ صاحبہ نے کہا کہ بعض اوقات جو غیر ضروری بیانات ہیں وزراء کے، جن کا تعلق نہیں ہوتا، چلے آپ بات کریں، فواد صاحب بات کریں، کوئی ریلیونٹ منسٹر بات کریں، جن کا تعلق نہیں ہوتا، جب وہ کوئی غیر ضروری بیانات دیتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، وہ زیادہ کیوس کریٹ ہوتا ہے. تو اس کا کوئی میکانزم آپ بنا رہے ہیں کہ یار جس کا جو کام ہے اسی کو سانجے، اس کو کرنے دیں؟ دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا، بنیادی طور کے اوپر جو ہمارا آئین کا ایک آرٹیکل ہے، وہ آرٹیکل ہمیں بڑا واضح کرتا ہے کہ ہم افواج فریڈم آف سپیچ کے متعلق جو ہے، چاہے وہ ہماری افواج پاکستان ہوں، آرمڈ فورسز ہوں،
चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, और उस हवाले से स्पेसिफाइड है। ठीक। चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का शहरी हो, गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, इवन मीडिया है। ठीक। अब जब ये चीज टेलीविजन प्रोग्राम्स पे डिस्कस नहीं हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खास तबका ऐसा है जिसका ये पसंदीदा मशगला है, अगर ये अपॉइंटमेंट का मामला ना भी हो तो वो उसके अलावा भी इसके ऊपर जो है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि जब हम इन मामलात के ऊपर बात करते हैं तो हमें सबको एक रिस्ट्रेंट जो है वो शो करनी चाहिए, और जिसकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ये काम करने दें। तो ये मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल होगा तो सबको नजर आ जाएगा। उससे पहले हम और आप जो डिबेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग अपनी मर्जी से फिर इस किस्म की बातें करते हैं जाकर, जो फिर भारतीय मीडिया की जो है वो हेडलाइंस बनती है। उन्होंने तो फिर आज उस मामले को उठा के रखा हुआ है। डॉक्टर तारिक फजल साहब, फारूक साहब कहते हैं कि सेंसिटिव मैटर है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी को कि इदारे को उसका नुकसान पहुंचे उस तरफ नहीं जाना चाहिए चीजों पे, और ये नहीं होना चाहिए। देखिए जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक सेंसिटिव मैटर है और जहाँ तक मामला पहुंचे हैं बिल्कुल नहीं पहुंचने चाहिए थे। हम भी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पहुंचाई किसने है? अपोजिशन ने तो नहीं पहुंचाए। और आज ये टॉक शोज पे अगर बात डिस्कस हो रही है तो ये यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी। अहम तरीन तो कर रही हैं, और ये माजी में जिस तरह होती रही हैं, किसी को मैं कहता हूँ कानो कान खबर नहीं होती थी। एक प्रेस रिलीज आती थी, अगले दिन नोटिफिकेशन हो जाते थे और ये तकर्रियां हो जाती थी। और जो इस लेवल के, मैं थोड़ी सी साथ ज़िम्नन एक बात कर दूं, आपने जो अभी बात की वज़रा की, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई और बाहर से नहीं है जो हुकूमत जो है वो अपनी नालायकी, अपनी नाअहली या अपनी वजीरों की नालायकी और नाअहली दूसरों के सर थोपने की कोशिश करें कि इस मसले को किसी और ने खराब किया है। पैदा करदा भी इनका है, इस हालत तक पहुंचाया भी इनके वज़रा है, उनके बयानात हैं, इनके स्पोक्स पर्सन है। अब आज शेख रशीद साहब ने जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई है उससे बाहर निकल के उन्होंने क्या बयान दिया है, जरा आप पूछे जरा फरूक अब्दुल साहब से। उन्होंने कहा पॉलिटिकल सोच कर रहे थे, यानी इतनी सेंसिटिव तकर्री के ऊपर पॉलिटिकल सोच का क्या मतलब है? आप इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? और जब आप ये बयान देंगे तो इसके ऊपर लोग कहेंगे तो सही, आप इसको एक्सप्लेन भी करें आप। यानी ये क्या प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिकल आप ये कहें कि मैनेजमेंट या पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस के बाद इस तरह की अपॉइंटमेंट करते हैं, या की गई है कभी माजी में जी। तो इसको इस हालत तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। और मैं तो यही कहूंगा, इतना ही कहा जा सकता है। ये फारूक साहब, ये क्या जो तारिक फजल साहब कह रहे हैं कि सियासी इशूज वो हुकूमत ने इशू बनवाया। शेख साहब ने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर सियासी तौर पर सोच रहे थे और फौज का अपना तरीक़ाकार है, ये क्या, इसका मुराद क्या थी उनकी? देखें पहली बुनियादी तौर पे तो ये है, चलें अच्छी बात है, तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो एक सेन वॉइस है, कभी हमेशा जो है वो मोहतात गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मसला ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब की जो लीडरशिप है, इनके शर से कौन महफूज है? चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरीम किसी इदारे के सुन तो लेना। आप अपने इस हवाले से बात नहीं कर रहा, आप ये हमारी लीडरशिप मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा, सुन तो लेना, सुन ले। आप जरा शहबाज शरीफ का भी बयान उठाएं उससे कबल, और मौलाना फजल रहमान के साथ जब मुलाकात हुई वो बयान भी उठाएं उनके इकट्ठे जो हालिया दिनों में दिए। दूसरी बुनियादी वजह यह है कि ये तो इदारों के सरबराह, जब ये तो तकर्री का मामला है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन है, वो उसके ऊपर डिसीजन कर लेंगे, उनका प्रोग्रेटिव है। मामला ये है कि जब ये बात करते हैं तो उस वक्त इनको अपने गिरेबान के अंदर जो है वो झांकना चाहिए और अपना भी एहतसाब करना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। अपनी जाती सलामती को मद्देनजर रखते हुए इदारों के सरबराहान का नाम लेना और अपनी करप्शन, अपनी जो इनकी कतरी खत, कैलबरी फंड, जाली ट्रस्ट डीड्स, ये वो तमाम चीजों का जो अपना किया धरा है इनका, वो आप इदारों के सरबराहान के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। आपको अदालतें नाअहल करती हैं, आप इदारों के ऊपर साथ उसको शामिल करना शुरू कर देते हैं। अब मैं नाम नहीं दोहरा सकता, लेकिन मीडिया के ऊपर वो रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने बख्शा किसको है, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। लिहाजा मैं इनको ये गुजारिश इनको करूंगा कि अगर अब ये इस नतीजे पे पहुंच गए हैं
कि ये इनका डिसीजन है कि ये समझते हैं कि अच्छी बात है कि इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, तो इनको भी फिर रिस्ट्रेंट जो है इसके ऊपर शो करनी चाहिए। चले मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो जो नैब ऑर्डिनेंस वाला मामला है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, और जो फारूक साहब ने बात की है इसका जवाब भी ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फारूक हबीब साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, डॉक्टर तारिक फजल साहब मेरे मेहमान हैं। रुबीना साहबा, ये ज़ाती सलामती जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ा फारूक हबीब साहब ने बड़ा मानी खेज लफ्ज़ के ज़ाती सलामती को तरजीह देते हैं कौमी सलामती के ऊपर, यानी ज़ाती मफाद हावी है कौमी मफाद पर। देखिए, ये तो जो भी कहें, खैर इन्होंने, मैं इनकी पोजीशन समझ सकती हूँ। इन्होंने नेचुरली गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उन्हीं की बात करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन दरअसल जो हकीकत है, मुझे बताएं आप कि चलें ये वाला मामला तो समझते हैं, चलो किसी ऑपोजिशन वाले ने कर लिया होगा या कोई ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ हैं उन्होंने कर लिया होगा। इससे पहले जितने चीजें हैं, चाहे वो आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन थी, वो देखें इन्होंने उसका क्या तमाशा लगाया था। फिर उसके बाद जो है कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई चीज हो, छोटी सी चीज हो, इनकी एक तरीकाकार है कि ये एक तमाशा जरूर लगाते हैं। अब वो तमाशा क्यों लगाते हैं? ये जानबूझ के लगाते हैं, अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से नहीं कर पाते। सिंपल प्रोसीजर्स भी इनको पता नहीं है, क्योंकि इनकी मिसाल तो वो है कि जिसको अगर अनाड़ी ड्राइवर हो, बल्कि अनाड़ी भी लफ्ज जो होता है उसको थोड़ी बहुत नो होती है गाड़ी चलाने की। जिस शख्स को पता ही ना हो कि ये गाड़ी है क्या, ये इंजन आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, या इसका स्टीयरिंग दाएं लगा हुआ है या बाएं लगा हुआ है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये जो इस वक्त चले यहाँ किसी और ने कर लिया है, अपोजिशन ने कोई अभाम क्रिएट कर लिया है। इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का जो हाल है, इस वक्त जो महंगाई का हाल है, इस वक्त जो इदारों का हाल है, इस वक्त और जो मुल्क की सूरत हाल है, अंदरूनी कह लें बैरूनी कह लें, तो उसके लिए भी फिर अपोजिशन जिम्मेदार है। अब ये तो बड़ा आसान हो गया ना कि ये जो इन्होंने 3 साल तक के लगाए रखा, यही राग ये लाते रहे कि जो कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी तो इस वजह से ये हो गया, पिछली हुकूमतों ने ये किया। फिर इन्होंने जो अपना एहतसाब का जो लगाया हुआ था, एक वो एक ड्रामा था, वो जो है वो इनके ऑर्डिनेंस की वजह से वो भी खुद एक्सपोज हो गए कि जी वो जो पीछे था वो तो उनकी तो एहतसाब होना चाहिए, आगे चल के किसी का एहतसाब नहीं होना चाहिए, वो मुबर्रा हो गया एहतसाब से। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये नाअहली, नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की तरफ, या इनकॉम्पिटेंस है या जानबूझ के है, ये खुद बता सकते हैं दोनों में से। तारिक फजल साहब, जो फारूक साहब ने बात की, अगर मैं उसको एक फ्रेज कर दूं कि जहां पे आपको सूट करता है अपोजिशन को वो मुल्की इदारों को निशाना बनाते हैं, जहां उनको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ऐसा तासुर देते हैं जैसे वो गवर्नमेंट को और मुल्की इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दें। देखिए जी, नालायक लोग जब कुछ नहीं कर सकते तो वो सिर्फ अपोजिशन का मुद्दा बयान करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिस हुकूमत ने पहले खराब की है, अब खराब कर रहे हैं, उसको मजीद खराब करेंगे। कुछ खाए के रखे हुए हैं। अब फौजी साहब कभी 50 रुपए घंटे में हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि ये अपनी नालायकी जब इनकी बयान की जाए या सामने आ जाए, ये एक्सपोज हो जाए। और जैसे कि सेनेटर साहबा ने कहा कि नालायकियां की रोज एक्सपोज होती हैं, तो ये अपोजिशन, उसकी करप्शन, उसकी फलानी, ये सारे डिपोजले अब तो लोग भी करते हैं कि क्या बातें करते हैं। जहां तक ताल्लुक है अपोजिशन का, हमने किसी इदारे को ना बदनाम किया, ना किसी इदारे को इल्जाम लगाया। अगर किसी जगह के ऊपर कोई बात हुई, आपकी जो फैसले हैं तो फैसलों के ऊपर तनकीद करना वो हमारा आईनी हक है। उनके खिलाफ हम अदालतों में हैं, उन फैसलों को हमने चैलेंज किया हुआ है। जो हमें आईनी हुकूक हासिल होंगे वो हम लड़ेंगे। अब ये अदालतें आपको बुलाएं पनामा पे, नाअहल करें आपको अकामा पे, और हम बात भी ना करें, हम ये कहें भी ना कि ये ज्यादती है, ये गलत हुआ है। सही। एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म को आपने घर भेज दिया कि जनाब आपके पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है दुबई का, और हम कहें जी कि बिल्कुल ठीक है जी, हमने बात नहीं करनी। हमारा हक है कि हम बात भी करेंगे, हम उन फैसलों को चैलेंज करेंगे। आपका आईन पाकिस्तान आपको इजाजत देता है कि आप उन फैसलों के खिलाफ जाएं, और वो हम कर रहे हैं। फारूक साहब, ये जो मलबा दूसरों पे डाल के
अपनी जान छुड़ाना, ये इनका वतीरा है। ठीक अब अपनी ठीक नालायकी कितनी छुपा सकते हैं? चले फारूक साहब, आपको बता दें, ये नैब अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो जी। डिबेट्स हो रही हैं, जी जो फौज के खिलाफ बातें हो रही हैं, मैं खुल के बता रहा हूँ, वो सारे पीटीआई के लोग हैं। है लोग जो है वो आज ये बातें सारी आप देखें, पूरी ईमानदारी से जाके वजीर साहब खुद देखें, में देखें। फारूक साहब, इनके जानने वाले क्या तारिक बातें फजल कर साहब रहे कह रहे हैं कि आज़ाद सोशल को मीडिया कह के रहे हैं। ऊपर फौज के खिलाफ जो बातें हो रही हैं वो सब आपके लोग हैं। इमरान खान साहब को शाबाश दे रहे हैं, कौमी हीरो करार दे रहे हैं उन्हें, तारिक फजल बहुत जबरदस्त कर लिया है। तारिक फजल चौधरी साहब को जो है वो गलती लग रही है। मरियम सफदर जो है वो PMLN के अंदर ही है और वो मुस्लिम लीग मीम बना के बैठी हुई है। वो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इनकी तो माजी भरा हुआ है। अब डाउन लीग साहब उठा के देख लें वो क्या है, उसके ऊपर जो है वो फिर अपने लोग भी फारिग होते हैं। परवेज रशीद फारिग क्यों किए थे, तारिक फातमी को क्यों फारिग किया था, उसके बाद क्या चीजें हुई थी, अब किसी ढकी छुपी थोड़ी है। अब मैं उन चीजों के ऊपर जो है वो जाना नहीं चले वो तो फिर चाहता। पीछे चली जाएगी इनका नहीं वो पिछड़ा नहीं है, बस इनका वतीरा है ना, इनका ये वतीरा है इदारों के ऊपर हमले करना। सुप्रीम कोर्ट नहीं महफूज रही, नैब इनसे महफूज नहीं रही, इनसे पाकिस्तान के जो है वो सिक्योरिटी के इदारे इनसे महफूज नहीं रहे। आप ये देखें कि ये PDM गुजरावाला में जलसा होता है, नवाज शरीफ एक तकरीर करते हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी कराची जलसे में इनको बैन कर देती है, नवाज शरीफ की नई तकरीर करने देते। क्यों नहीं करने देते, क्यों नहीं करने दी उन्होंने तकरीर? उसका जवाब है इनके पास इसी वजह से नहीं थी कि नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से इलाज का कह के करप्शन में सजा याफ्ता बाहर गए हुए थे, वहां बैठ के जो है वो मुल्क के इदारों को बदनाम कर रहे हैं। वहां बैठ के आप अब्दुल्ला मोहिब जैसे लोगों को मिल लेते हैं अफगानिस्तान के, उसके बाद उनको डिफेंड करते हैं, 4 दिन बाद उनका जो अशर नशर अफगानिस्तान। फारूक साहब, तारिक फजल साहब कह रहे हैं मुझसे इसका जवाब ले लें, नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं तकरीर करने दी। जी तारिक साहब। मैं देखें बात ये है, वो आप जवाब उनसे लेते रहे, लेकिन मुझे अपनी बात मुकम्मल करना। अच्छा चलो, आपको पता है मैंने क्या कहना है। जी बात जारी होगी ना। क्या है, सवाल क्या है, और उस पर जवाब ये है कि कराची के जलसे में अच्छा फारूक साहब, चले मैं ये तकरीर इस वजह से नहीं ना करने दी थी जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की थी इदारों के खिलाफ। अच्छा फारूक साहब, ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो लास्ट सेगमेंट में नैब ऑर्डिनेंस और ज्वाइंट सेशन के हवाले से जो बातें चल रही है उस पर गुफ्तगू कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन। फरूक हबीब साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, डॉक्टर तारिक फजल साहब मेरे मेहमान हैं। फरूक हबीब साहब, अब ये एक मैस हो गया, लोग जा रहे हैं जी हमें आप जो है ना वो जमानतें दे दें, हमें बरी करें, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के बाद हमें ये रिलैक्सेशन मिल गई है। 120 दिन के बाद अगर ये कानून साजी नहीं होती फिर वहीं पे आके खड़े होंगे, ये क्या नई सूरत हाल होगी? देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि एक तरफ तो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर ये तनकीद करते हैं, ठीक, उस नैब ऑर्डिनेंस को जो है ये कहते हैं जी हम चैलेंज करेंगे, उस नैब ऑर्डिनेंस को जो है ये NRO का नाम दे रहे थे। ठीक, अब ये खुद NRO लेने के लिए जो है वो सबसे पहले सफ़े अव्वल के अंदर लाइन में लगे हुए हैं, तो दोहरा म्याद तो जो है वो इनके एंड के ऊपर है। यही बात थी ना कि इनके लोग प्राइवेटली हमें आगे सारे इनके कहते थे जी बड़ा अच्छा ऑर्डिनेंस है। अब इसमें चीजें क्या हैं, इसमें 90 नैब की अदालतें मजीद बनने जा रही हैं ताकि जो एहतसाब का अमल है ये फास्ट ट्रैक पे चले, लोगों के फैसले अपोजिशन के कहने पे निकाला आपने नैब ऑर्डिनेंस। काफी माल लूटा हुआ है, सुन लेना, काफी माल इन्होंने लूटा हुआ है ताकि वो वापस जल्दी से आए। इसके अलावा जो है इसमें वो लोग जो ताजर, जो बिजनेसमैन जिनका प्राइवेट आपस में लेन देन है और कोई सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचता उससे, उसको हमने इससे अलहदा किया है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, उसको हमने इससे अलहदा किया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अगर कोई उससे पैसा बनाता है और बनाकर उसके पैसे करप्शन करता है, वो हिस्सा आज भी उसके अंदर जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उनके प्रोसिक्यूटर को मजीद एम्पावर किया गया है इस नैब ऑर्डिनेंस के जरिए। तो मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेंस में तो बेशुमार जो है वो ऐसी चीजें हैं जिससे नैब का एहतसाब का अमल जो है वो मजबूत होता है और इनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन अपोजिशन, लेकिन उससे देखें आज फिर जो फायदा ले रहे हैं वो किस मुंह से फायदा ले रहे हैं ना। चलें, रुबीना साहब वो कहते हैं एक तरफ आप एक एतराज कर रहे हैं और दूसरी तरफ लाइन लगा के आप जो है ना सबसे पहले खड़े हो गए कि जी हमें फायदा पहुंचाएं इस ऑर्डिनेंस से।
देखिए, बात ये है कि जो भी कानून है, जो ऑर्डिनेंस के थ्रू आता है या रेगुलर, तो वो कानून मुल्क का होता है। जी ठीक। अगर उससे किसी को फायदा और वो रिलीफ अगर किसी को उससे मिल रही है तो उसका हक है। वो कोई नाजायज अपने तरीके से तो हम कोई रिलीफ लेने जो भी जाएगा वो कानून और आईन के दायरे में रहते हुए वो रिलीफ लेगा। और वो कानून जो कि ये लेकर आए हैं अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, तो अगर एक अच्छी किसी को रिलीफ उसमें से कोई मिल सकती है तो उसका हक बनता है कि वो ले ले। अब ये क्या बात है कि अब ये कहें कि जी वो भी ये जो है ये भी ना करें, ये भी ना करें, वो भी ना करें, हर काम इनकी मर्जी के मुताबिक करें। और हाफिज साहब और सारी चीजें तो छोड़ दें, आप चलें, ये नालायकी नाअहली तो छोड़ दें। मतलब आप इनकी मतलब दीदा दिलेरी देखें और हंसी भी आती है बंदे को कि इस वक्त जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, जो लोगों का इस वक्त हाल है, जो लोग इस वक्त तकलीफ से गुजर रहे हैं, और फिर ऊपर से आप इनकी वुज़रा की जो गैर जिम्मेदाराना किस्म की बातें हैं। कोई कहता है कि चीनी के दाने कम डालें, कोई कहता है रोटी के नवाले कम ले लें। मतलब ये क्या भाई, आप कम से कम इतना तो इखलाकी जुर्रत में होना चाहिए कि अगर आप लोगों के साथ उनकी कोई मदद नहीं कर सकते तो कम उनकी दिलजोई तो कर ले। आप जरा बैठ के कोई उनकी ट्रेनिंग करा ले, कोई उनकी जो है ग्रूमिंग क्लासेस करा ले, कोई उनकी जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग करा ले। मतलब ये आप लोगों ने ये कहाँ से इकट्ठे किए ये सारे लोग जो कि एक गलती करते हैं, ऊपर से फिर फखरिया तौर पे लोगों से कहते हैं कि चले कोई बिजली ना जलाए, लैंप जला ले, फलाना कर ले। ये मतलब आप लोगों ने आखिर मतलब हमें तख्ता मश्क बनाया हुआ है। हम आप समझते हैं कोई कॉमेडी शो यहाँ पे हो रहा है, कोई सर्कस लगा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी नुमाइंदा हुकूमत को जो आता है टीवी पे चंद के मास बात करते नहीं। मैं तारिक फजल साहब का पॉइंट ले लूं क्योंकि वक्त इससे बेहतर है कि हुकूमत अपना नाम जो है ना कोई मज़ाहिया प्रोग्राम जो है टीवी पे आके सारे इनको दे दें। इनको टीवी पे आने के जिन वुज़रा को बहुत शौक है और फिर आके वो मजे का खेज बातें करते हैं, कोई कॉमेडी शो में उनको काम दे दे। तारिक फजल साहब, नैब ऑर्डिनेंस पे आपका कॉमेडी बेनिफिशियरी, तो आपको फायदा हो रहा है, आपके लोग निकल जाएंगे तो ठीक है। वो देखिए जी, बात फायदे या नुकसान की नहीं है, बात एक उसूल रास्ते की है। और इससे पहले पार्लियामान के अंदर बाकायदा इस पे गुफ्तगू हुई थी, एक कमेटी की शक्ल दी गई थी, उस पर अपोजिशन की और बाकी लोगों की राय ली गई थी। और आज भी हम समझते हैं कि जब आपकी पार्लियामेंट मौजूद है तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं। आप मुशावरा करके अगर सारे ये चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स हों कि जो आइंदा आने वाले दिनों में शफाफियत को यकीनी बनाए, तो वो हम उसके हक में हैं। लेकिन आपने वो शक्लें उसमें डाली हैं कि जिससे मौजूदा दौर हुकूमत में जो डाके मारे जा रहे हैं, जो करप्शन और चोरी की दास्तान खत्म की जा रही है, और बैनुल-अक़वामी अदारे आज ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ठीक, इस बात को लेकिन अभी आप इस पे नैब ऑर्डिनेंस पे बैठने पे तैयार हैं? आप वो तरमीम कर रहे हैं कि जैसे आपके अपने लोग इससे बचें। नैब अमेंडमेंट पे बैठने के लिए तैयार हैं तारिक फजल साहब गवर्नमेंट के साथ? क्योंकि इंतखाबी इस्लाहत पे तो पीडीएम कहती है हम नहीं बैठेंगे गवर्नमेंट के साथ। देखिए, इसके ऊपर जब डेलीगेशन हुई थी तो उस वक्त अपोजिशन ने बाकायदा तजावीज दी थी, और आज भी अगर ये पार्लियामेंट के अंदर इसको लेके आते या फिर बहस करते तो अपोजिशन जरूर उसमें फारूक साहब, ये अब मुझे क्योंकि वक्त का, मैं ज्वाइंट सेशन के ऊपर कोई अब कॉल कर रहे हैं या उससे पहले एंगेजमेंट की कोशिश करेंगे अपोजिशन के साथ कि नैब इस्लाहात और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर पहले एंगेज कर लें, ना हो तो फिर ज्वाइंट सेशन पे जाएं? लास्ट सर। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर हम तो इनको पहले भी दावत दे चुके हैं। इस हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी बननी है, उस कमेटी में इन्होंने अपने नाम देने हैं। ठीक, उन नामों का जो है वो इंतजार है, अभी तक नहीं दिया अपोजिशन ने नाम। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो इंतखाबी इस्लाहात का जो अमल है, उस पर मुशावरत का अमल है, वो भी शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये जो ऑर्डिनेंस है ये भी पार्लियामेंट में आना है। इस हवाले से भी अगर इनकी कोई तजावीज़ हैं, उन तजावीज़ को ये ज़रूर लेकर आएँ, उसके ऊपर भरपूर उसका जायज़ा भी लेंगे, उसके ऊपर जो है वो बातचीत भी हो सकती है। तो अभी तक अपोजिशन ने नाम नहीं दिया फारूक साहब इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के? अभी तक जो है वो इनकी जानिब से नाम मौसूल नहीं हुए, और हुकूमत इंतजार कर रही है कि वो नाम दे। देखें, वो तो स्पीकर साहब ने इनके साथ राब्ता किया है, ये अपने नाम दें। नाम नहीं आते, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और अगर नाम नहीं आए तो फिर ज्वाइंट सेशन होगा है
उसको फॉरवर्ड की है। फरूख साहब नाम नहीं आया लेकिन वो तो फिर आपके पास ऑप्शन जी देखें, अगर के बाद हमेशा आपके पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं ठीक और उन हालात के तनाजुर में फैसले किए जाते हैं। ठीक। रुबीना साहब लास्ट कमेंट जी आपका और फिर तारिक साहब का मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा। बैठना चाहिए इंतखाबी लास्ट कमेंट तो देखिए, अगर कोई बेहतरी का मामलात हैं वो उसके लिए हमेशा अपोजिशन जो है कोई भी जो कौमी मुफाद का, ये कौमी इंटरेस्ट का मामला होता है, लेकिन उस डायलॉग के लिए जो है पहला कदम जो होता है वो लेना पड़ता है हुकूमत को। वो तो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पीकर साहब बना रहे पड़ता है जी। देखिए, ये कमेटियां बनने से नहीं होगा, ये लीडरशिप जो है एक दूसरे को कांटेक्ट करेगी और खुले दिल से कांटेक्ट करेगी, और वाकई जो है चाहते हैं तो फिर इनको दिल बड़ा करना पड़ेगा, ज़र्फ बड़ा करना पड़ेगा। चलें जी, तारिक फजल साहब सर लास्ट सेंटेंस। देखिए यही मैं इससे पहले बात कर रहा था कि इनकी गैर संजीदगी का आलम ये है कि ऑर्डिनेंस कर दी है और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन तजवीज़ लेके आए। वो किस लिए तजवीज़ लाए? और कभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन तजवीज़ लेके कोई बीजेपी कभी ऐसा भी हुआ है? ये काम आपका था, पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं और अपोजिशन इस पे अपना इनपुट देती है आपको। लेकिन बहरहाल ये तो ऐसे आपके प्रोग्राम में इन्होंने एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे दी है, वरना गवर्नमेंट के जो रवैया और जो वतीरे हैं वो आपके सामने है। मुकम्मल तौर पे पार्लियामेंट को उसमें मुअत्तल बनाया हुआ है, ऑर्डिनेंस से हुकूमत चल रही है और उसके नताइज जो है वो आवाम भुगत रहे हैं। ठीक, महंगाई की शक्ल में एक अजाब लोगों के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है इन्होंने। ठीक। डॉक्टर तारिक फजल साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, फरूख हबीब साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी वक्त इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।